सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के हवाले से सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करनी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input, handling output, controlling the peripheral devices such as disk drives and printers. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ जी कि वो सॉफ्टवेयर जो एक यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन का जरिया बनता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं जी, किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में किस लिए होता है कि ये आपके कंप्यूटर के बेसिक टास्क परफॉर्म करे, लाइक फाइल मैनेजमेंट। जैसे अभी आपने ये वर्ड में फाइल बनाई और आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो ये इसको सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा, इसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगा, क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होगा। कंप्यूटर की मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंप्यूटर के प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके अलावा कंप्यूटर में जितनी भी प्रेफरल डिवाइसेस लगाते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, इनको भी मैनेज एंड कंट्रोल करना किसका फंक्शन है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर हमें इनेबल करता है कि हम कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकें। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट है, इसके अंदर आप मोर देन 13 कंपोनेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स डिजाइनिंग के लिहाज से। कोर कंपोनेंट कर्नल है। कर्नल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद इसी टॉपिक में बात होगी। तो प्राइमरी पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है कि ये आपके लिए एक इंटरफेस का काम करे बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ आपके पास यूं काम करता है कि सबसे पहले एक यूजर रिक्वेस्ट भेजता है यूजर मोड से। यूजर मोड की वो रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए होती है? फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन के लिए आप चाहते हैं जी कि आप जी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोड करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोड करने के लिए आप क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट यानी कर्नल के पास जाती है। कर्नल चेक करता है कि क्या इस यूजर को ऑथेंटिकेट किया गया है, इसके पास इजाजत है कि ये इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करे। अगर है तो कर्नल क्या करेगा जी, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज नाम की एक सर्विस है, उसको ऑर्डर करेगा कि यूजर के लिए ये रिक्वेस्ट पूरी कर दो। ठीक है। और तीसरी चीज जी हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है जी? वो डिवाइसेस जो एक यूजर की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मस्ट है। ठीक है। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं जी? जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज हैं जी, विंडोज 95 है, 97 है, 98 है, मिलेनियम है, 2000 है, एक्सपी है, एनटी है, विस्टा है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज 11 भी अब आ चुकी है। इसके अलावा है लिनक्स है, यूनिक्स है, वीएमएस है, सोलारिस है, मैकिन्टॉश है। अबाउट 10,000 ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो अभी तक इस्तेमाल में हैं। तो जिसमें सबसे मोस्ट फेमस जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है। ठीक है। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, लाइक आपका मोबाइल फोन है, तो यहां पे आपके पास इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पड़े हुए हैं। इसमें जी आपका गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड। इसमें जी एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, आईट्यून्स। इसमें जी विंडोज सीई पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे नोकिया के लेटेस्ट मोबाइल्स में विंडोज फोन है वो। ठीक है। जस्ट लाइक विंडोज 10 आपको उसका एनवायरनमेंट नजर आएगा। तो इस तरह हर ऐसी डिवाइस
जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की, इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस पे बात करते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a low-level software that supports the computer basic functions such as scheduling of tasks, controlling of peripheral devices। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक लो लेवल सॉफ्टवेयर होता है। लो लेवल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर हो। ठीक है, जो कंप्यूटर में बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे टास्क शेड्यूल करना, डिवाइसेस को कंट्रोल करना। Similarly, एक और डेफिनेशन है, an operating system is a program that acts as an interface between user and a computer hardware and control the execution of all kinds of programs। कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और यूजर के दरमियान इंटरफेस का जरिया बने और तमाम किस्म के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है तमाम कंप्यूटर की हार्डवेयर को, तमाम सॉफ्टवेयर को और कॉमन सर्विसेज को। अब बात करते हैं जी थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर की बात जब की जाए तो हमारे पास इसमें दो तरह की बातें माइंड में आती हैं। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे मेरे पास इस वक्त आप मेरे सामने एक डायग्राम देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी मैं ऐसी ही एक बात कर रहा था जी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है जिसमें यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 अप टू यूजर n है। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर मोड है। ठीक है, दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड है जिसमें आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। और तीसरी चीज इसकी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जहां पर सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज कर दें तीन पार्ट्स में, ठीक है, ये तीन मेजर पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये क्या है? जी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर है। अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें यूजर इंटरफेसेस जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, इसको CDLI भी कहते हैं और CLI भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इंटरफेस जो इनपुट और आउटपुट की कमांड्स की मदद से काम करता है। जैसे आमतौर पे आप डॉस का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में, आप क्या करते हैं जी? कमांड देकर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है तो उसमें CMD है यानी डॉस शामिल किया गया है। लिनक्स है तो लिनक्स के अंदर उन्होंने अपना कमांड लाइन इंटरफेस रखा हुआ है जिसका नाम है टर्मिनल। ठीक है, इसी तरह मैक की बात करें तो उसमें भी शेल नाम का एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कमांड लाइन के फायदे, कमांड लाइन क्या करता है जी? कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन को। इसकी मैनेजमेंट फास्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये स्क्रिप्ट को या कमांड को स्टोर कर सकता है और उसको जब आप ऑपरेट करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके वर्क को, आपके नेटवर्किंग की ट्रबल शूटिंग में भी इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कमांड लाइन जो होता है ये डिफिकल्ट होता है, स्टीपर होता है। इसके लिए ऑपरेट करने के लिए आपको बाकायदा कमांड्स को सीखना पड़ता है, उनके सिंटैक्स या लिखने का तरीकाकार आपको आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है कि मिसाल के तौर पे आप विंडोज के CMD को सीख लेते हैं तो लिनक्स में वो वाली कमांड्स नहीं चलती, उनको अलग से सीखना पड़ेगा क्योंकि लिनक्स के अंदर CMD नहीं है, टर्मिनल पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप लिनक्स का सीख लेते हैं तो फिर आप मैक पे काम करते हैं तो वहां की कमांड लाइन अलग है, उसको भी सीखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफन यूजर्स इस चीज से मतलब ये समझे कि इसको अवॉइड करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूजर इंटरफेस जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है GUI।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई यूजर इंटरफेस किस चीज पर मुश्तमिल होता है जी? जीयूआई होता है आइकन्स पर मुश्तमिल, बटन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, ग्राफिक्स पर मुश्तमिल होता है, जिससे आप इजीली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपने सेल फोन में आइकन पे क्लिक मारते हैं किसी भी ऐप के, तो वो आपके सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके आगे अंदर बटन्स या मेन्यूज बने होते हैं जिनको आप इजीली इस्तेमाल करते हुए ग्राफिकली उसके फीचर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जीयूआई इंटरफेस कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस, जैसे विंडोज के हवाले से बात करें तो हमारे स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम्स का एक लिस्ट बना हुआ है, हमारी टास्क बार के ऊपर प्रोग्राम्स की एक आइकन्स बने हुए हैं, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स बने हुए हैं, शॉर्टकट्स बने हुए हैं, ये सारे क्या हैं? जीयूआई है, ठीक है। जीयूआई के अलावा हमारे पास एक तीसरी किस्म का यूजर इंटरफेस भी होता है जिसको कहते हैं एमडीआई। एमडीआई मीन्स मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, ठीक है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको एमडीआई इंटरफेस भी मिलता है, ये भी यूजर इंटरफेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो एमडीआई इंटरफेस में और जीयूआई इंटरफेस में क्या फर्क है? एमडीआई किस चीज पे मुश्तमिल होता है? मेन्यूज पे मुश्तमिल होता है। मेन्यू किसे कहते हैं? लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड अ मेन्यू, ठीक है, लिस्ट ऑफ कमांड्स। जैसे अभी आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें फाइल पे क्लिक करें तो आपको न्यू, ओपन, सेव एज के मेन्यूज नजर और एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स नजर आएगा जिसको ऑपरेट करना बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? तीसरी किस्म का यूजर इंटरफेस होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। चलें जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर का पहला कंपोनेंट तो हमारा डिस्कस हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस क्या चीज होती है। दूसरा कंपोनेंट है इसका कर्नल। कर्नल कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनका एक सेंट्रल कंट्रोल होता है, उसको उसका कर्नल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में और लिनक्स में तो इसका नाम ही टिपिकली कर्नल है, ठीक है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उसके डिफरेंट नाम्स हैं, ठीक है। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम करता है? जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस इन अ सेल। जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस क्या करता है जी? एक सेल की तमाम एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल करता है। इसी तरह कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट क्या करता है जी? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल करता है, ठीक है। कि आपके यूजर से आने वाली रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की पहले कर्नल के पास आती है। कर्नल चेक करता है कि ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो प्ले करते हैं, कर्नल ने चेक किया कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है जी, यूजर को इजाजत है वो कंप्यूटर पे वीडियो प्ले कर सकता है। अब उस वीडियो को प्ले करने के लिए नंबर 1 तो वो वीडियो चाहिए जी। वो वीडियो किस में प्लेयर होगी जी? मीडिया प्लेयर में प्ले होगी। अब मीडिया प्लेयर आपके पास कंप्यूटर में बेशुमार पड़े होते हैं, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि इस यूजर ने किस मीडिया प्लेयर को प्रेफर किया हुआ है कि इसके लिए उसको मैं ओपन कर दूं। ये तो होगी उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि इस वीडियो को प्ले करने के लिए कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए। मिसाल के तौर पे एक वीडियो को प्ले करने के लिए वीजीए कार्ड की जरूरत है जी, ग्राफिक कार्ड की। जब तक ग्राफिक कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा वीडियो नहीं देख सकते आप स्क्रीन पर। फिर उसकी आवाज सुनने के लिए साउंड कार्ड को ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बीच में जो डिवाइस आपका कंट्रोल है वो क्या है? आपका कर्नल है, ठीक है। अब कर्नल के फंक्शन तो आपने यहां से ही हमारे जाहिर हो गए, बहरहाल फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नल रिस्पॉन्सिबल है जी इनपुट और आउटपुट की मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी की मैनेजमेंट के लिए, प्रोसेस की मैनेजमेंट के लिए, डिवाइसेस की मैनेजमेंट के लिए और सिस्टम की कंट्रोल के लिए, ठीक है। हमारे पास जब कर्नल की बात करें तो कर्नल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कर्नल की पहली जो टाइप है वो है मोनोलिथिक कर्नल, ठीक है।
मोनोलिथिक किसे कहते हैं जी? नाम से ही ज़ाहिर है जी, एक सिंगल लिस्ट के अंदर जो चीज़ बनी हुई हो उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मोनोलिथिक है, एक लिस्ट ऑफ कमांड्स पे मुश्तमिल है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि कर्नल जो होता है वो मोनोलिथिक होता है, यानी कि उसके पास रिक्वेस्ट पहले आएगी, फिर वो अथेंटिकेशन करेगा, अथेंटिकेशन के बाद कर्नल क्या करेगा जी? उस टास्क को परफॉर्म करेगा यूजर के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एसेंशियल कंपोनेंट्स जो रिक्वायर होते हैं, ठीक है, जो उस यूजर की टेम्पररी ज़रूरत के मुताबिक हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यानी सारा कुछ इसका सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की स्पीड ज़्यादा है। हाइब्रिड कर्नल है, इसके अंदर कुछ मोनोलिथिक के फीचर्स होते हैं, कुछ माइक्रो कर्नल के फीचर्स होते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और एक्सो कर्नल है। एक्सो कर्नल एक्स 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 एक्सो का मतलब है निकाल देने वाला, ठीक है, यानी इसके अंदर से बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स को निकाल दिया गया और उसको आसान और छोटा बना दिया गया। ज़्यादातर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तीसरी बात, कोर कंपोनेंट्स में हमारे पास एक और चीज़ है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या होती है जी? बहुत सारे आजकल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो प्लग एंड प्ले है। व्हाट इज प्लग एंड प्ले? प्लग एंड प्ले का मतलब है कि आप कोई भी डिवाइस लगाएं, जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं उठा के कनेक्ट करता हूं, जैसे कनेक्ट करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेगा और इसको चला लेगा। यूएसबी हम अटैच करते हैं, अटैच करते ही काम करना शुरू कर देती है। अपना कैमरा अटैच करते हैं, अटैच करते ही काम करना शुरू कर देता है। उसकी वजह क्या है कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक कंपोनेंट डाल दिया गया है। इस कंपोनेंट का नाम है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या करती है जी? ये आपकी हार्डवेयर को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ट्रांसपेरेंट बनाती है बाय इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर ड्राइवर ऑटोमेटिकली, ठीक है। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता था कि आपको यूएसबी चलाने के लिए भी पहले यूएसबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। अब आजकल ये चीज़ नहीं है। आजकल जैसे आप प्लग करते हैं प्ले हो जाती है। क्यों? कि हाल उसके ड्राइवर को खुद ही इंस्टॉल कर देती है, ठीक है। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स कहते हैं जी, अलाउज द एप्लीकेशन टू एक्सट्रैक्ट सच as much performance out of hardware devices as possible, enable the operating system to perform regardless of hardware architecture, enable the device drivers to provide direct access, allows the software programs to communicate with the hardware devices and facilitating the portability, ठीक है। पोर्टेबल होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो आजकल की कंप्यूटर में सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप उतार सकते हैं, कोई भी चीज़ आप आसानी से लगा सकते हैं। तो वो पोर्टेबिलिटी क्यों मुमकिन हुई है कि हम जब भी कोई डिवाइस लगाएं उसका ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशंस के ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आना शुरू हुए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको जीरोथ जनरेशन कहा जाता है। ये जी चार्ल्स बेबेज के ज़माने की बात है, 1940 की बात है, ठीक है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। वो तो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। बाद में उसी एनालिटिकल इंजन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाला बंदा कौन था जी? जॉन एंटासॉफ, ठीक है। 1940s में इस बंदे ने क्या किया जी कि हार्डवेयर कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी के साथ सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहली दफा किसी हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको जीरो जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाते हैं। इसका नाम कोई भी नहीं था, ठीक है। फिर आगे जी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कब आए? जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई।
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1951 से 55 के दरमियान में थी, कोई लोग कहते हैं 56 के दरमियान में थी। ठीक है, इसमें ये कौन सा दौर था जी? जेपी अर्किट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसमें, और मैकाले नाम का साइंटिस्ट था। इन लोगों ने क्या किया कि यूनिवैक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यूनिवैक का मतलब क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये 1951 में आईबीएम की तरफ से आया था, इसका नाम था आईबीएम 701। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया जी? फोर्ट्रन की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, ग्राफिकल, जिसको OS2 का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अनवर्ड हमारे पास आ गया जी सेकंड जनरेशन, 1956 से लेकर 64 के दरमियान में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आईबीएम वालों ने इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम इन्होंने GMOS रखा था। ठीक है, तो ये सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि एक वक्त में एक प्रोसेस को हैंडल करने की एबिलिटी रखता था। ठीक है, थर्ड जनरेशन 1964 से 1979 के दरमियान में आई। यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे आपके पास आपके PDP-1 नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिया गया, जो कि एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी? फोर्थ जनरेशन, जो 1979 से अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये हाईटेक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और ये सारे के सारे मल्टीटास्किंग है। जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट की जितनी विंडोज हैं, आप देखें पहली विंडोज कब बनी है? 95 में बनी है। ठीक है, फिर 97, 98, मिलेनियम, 2000, XP, NT, विस्टा, फिर आगे जी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 11। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और अभी फिफ्थ जनरेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है कि विंडोज 12 जो है वो आ जाए आपकी एट द स्टार्ट ऑफ 2024। ठीक है, 1 मंथ बाकी है। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ी देर पहले भी बात हो गई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी? कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, कंप्यूटर के प्रोसेस को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, फाइल्स को मैनेज करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस करता है, जॉब मैनेज करता है, एरर डिटेक्शन करता है, और कोऑर्डिनेशन करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और यूजर्स के दरमियान। ठीक है, तो ये तमाम क्या है? फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या फंक्शंस हैं। मेमोरी मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान क्या करना जी? मेमोरी को मैनेज करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। मिसाल के तौर पर चले मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप जी एक वीडियो एग्जीक्यूट करते हैं, उस वीडियो का साइज है 4 GB DVD है। ठीक है, अब आपको पता है जी कि आप जब भी कोई चीज प्रोसेस लॉन्च करते हैं, वो सबसे पहले रैम पे जाता है, रैम के बाद वो CPU के पास प्रोसेस होने के लिए जाता है, और प्रोसेस होने के बाद फिर आपको मिलता है आउटपुट। आपके कंप्यूटर में रैम लगी हुई है 2 GB की, आपने वीडियो प्ले कर दी 4 GB, तो वो तो रैम पे नहीं जा सकती। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि आपकी हार्ड डिस्क से 2 GB शेयर करेगा, और आपकी मेन मेमोरी यानी रैम को बढ़ा के कितना कर देगा? 4 GB कर देगा, ताकि ये प्रोसेस उसके ऊपर लॉन्च किया जा सके। ठीक है, तो ये जो काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी आपको। ठीक है, हर टास्क, हर प्रोसेस में मेमोरी मैनेजमेंट होती है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कीप अ ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, कि प्राइमरी मेमोरी यानी रैम जो है, ठीक है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ट्रैक रखता है कि इसका कौन सा पार्ट अभी इस्तेमाल में है, कौन सा पार्ट इस्तेमाल में नहीं है।
उसके बाद जी मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल रैम पे लोड होना चाहिए, किसको उसके बाद होना चाहिए, एंड ऑनवर्ड सीक्वेंस बनाता है उसका। एलोकेट करता है मेमोरी के लिए, हर प्रोसेस के लिए अलग से। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको रैम से हटाना भी किसका काम होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, फिर आ गया प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि आप क्या करें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करें। ठीक है, जैसे आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं, सारे के सारे मल्टीटास्किंग हैं। मल्टीटास्क होने का मतलब है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस केस में क्या होता है जी, मल्टीटास्किंग की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्केजुलिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को ट्रैक करता है। ठीक है, फिर उसमें डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू में लोड होना चाहिए, यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा प्रोसेस बाद में लोड होना चाहिए। और एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद उसको सीपीयू से डी एलोकेट करना भी किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई हाल के अंदर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी, तमाम डिवाइसेस का ट्रैक रखता है कि इस कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस इस वक्त लगी हुई है, डिसाइड करता है कि इस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर कौन सा है। ठीक है, और फिर उस डिवाइस ड्राइवर की मदद से उस डिवाइस को कंट्रोल करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट हम देख सकते हैं जी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में डायरेक्टरीज बना देना, फोल्डर्स बना देना, जहां पर आप अपनी फाइल्स को आराम से स्टोर कर सकें और इन केस ऑफ नीड आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट के अलावा जी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की अदर एक्टिविटीज़ में आ जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम हर यूज़र को एक अथेंटिकेटेड यूज़र नेम और पासवर्ड देता है, जिसकी मदद से वो ऑथराइज होता है और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पे नज़र रखता है कि आपका सीपीयू, आपकी रैम प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अंदर आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर डिटेक्शन भी रखी गई है। ठीक है, कि किसी केस में कोई एरर आ जाए तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करे, डिबग करे और उसको रिमूव कर ले। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के दरमियान कोऑर्डिनेशन का, ये तो हमें पहले ही पता है जी कि क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं।